सवेरे उनके लिए कभी नहीं होते जो अपनी जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद खो चुके होते हैं, छोड़ चुके होते हैं। उजाला उनके लिए ही होता है, भले ही बार बार हार जाएं वो, लेकिन जीतने की उम्मीद को जिंदा रखे, उन्हीं के जीवन में हमेशा उजियारा आता है। और दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है हम स्वयं। बस खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। एक साधे सब सधे, मतलब अपनी गलतियां हम खुद सुधारते चलें तो पूरा जग सुधर सकता है। किसी पे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है और हर सुबह एक ही बात कहने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग सब एक साथ मिलते हैं, मिल बैठकर इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो क्या कहेंगे साथ में? सुप्रभात धरती धौराली। मैं तरुण व्यास और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा, और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम में सुप्रभात धरती धौराली में। जी दोस्तों, कहते हैं एक चित्रकार जो होता है उसके खुद की कोई जुबान नहीं होती है, उसके चित्र ही उसकी अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। तो चलिए आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज है एक उम्दा चित्रकार जिन्होंने अपनी कला को देश में ही नहीं विदेशों में भी फैलाया और हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया। चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। आज हमारे साथ है युवा चित्रकार सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात धरती धौराली। बड़े चित्र देखे हैं हमने आपके और बहुत अलग अलग प्रदर्शनियों में भी नजर आए हैं। आज आप यहाँ पर हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि सुबह का रंग जो है एक चित्रकार के जरिए भरा जा रहा है सुप्रभात धरती धौराली पे। सुबह किस तरह से शुरू होती है आपकी? क्या रंग है सुबह के आपके लिए? सुबह वैसे ही जो सबकी सुबह की शुरुआत होती है, मेरी भी वैसे ही होती है जी। बस मैं अभी एक स्कूल में अध्यापक हूँ, तो वैसे ही दिनचर्या के साथ शुरू होता है। बट उसके बाद जैसी भी शुरुआत होती है दिन की, आम लोगों की तरह ही होती है। बस उसके बाद जो क्लासेज शुरू होती हैं तो हम वैसे ही रंगों में संवार हो जाते हैं, अपने आप को शामिल कर लेते हैं जी। तो आपकी जिंदगी में टीचर वाला रंग आ चुका है, अब आप अध्यापक बन चुके हैं। पहले आप किसी जमाने में एक स्टूडेंट होते हुए इस दौर तक पहुंचे हैं, क्योंकि पेंटिंग ऐसी विधा है जितना सीखें उतना कम। नहीं, सिखाते सिखाते और बिल्कुल रोज सीखना होता है। मतलब रोज नए नए चैलेंज होते हैं कि आज ये करना है, तो कई बार लगता है कि ये कर नहीं पाएंगे शायद, तो लगता है नहीं, चैलेंज है, करके देखते हैं। और फिर एक अपने आप के प्रति एक चैलेंज होता है और वो फिर पूरा करते हैं। जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। क्या बात है, जिंदगी में हर घड़ी एक नया रंग है। बिल्कुल बहुत अच्छा। रंगों की बात है और जिंदगी के रंगों की बात चली, अध्यापक वाला रंग भी देखा, स्टूडेंट के रंग की बात करते हैं, बचपन पे आपको लेकर जाते हैं, वहां से शुरू करते हैं जहां से उद्भव हुआ। बताएं अपने बचपन के बारे में, पैदाइश कहाँ हुई ये बताएं। मैं राजस्थान के चूरू जिले के एक गागड़वास गांव है जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है। अच्छा। जहाँ मिला जुला कल्चर है राजस्थान का और हरियाणा का दोनों, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली बॉर्डर का है, तो रिलेशंस जो है वो हरियाणा और राजस्थान में दोनों जगह हैं। तो वो कल्चर बिल्कुल, भाषा जो है हरियाणवी का प्रभाव है उसके ऊपर, पहनावा जो है, रहन सहन, खान पान, तो वो मैं कहूँगा कि वो मिलीजुली संस्कृति जो दो राज्यों की जो है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। और गाँव में 8 तक का एक स्कूल हुआ करता था, तो वो सरकारी स्कूल में वहाँ पढ़ाई होती। और सब हमारे यहाँ पे कला शिक्षा जो है, चित्रकला जो है वो 5वीं तक हुआ करती थी। अच्छा। तो उसके बाद तो कला शिक्षा एक सब्जेक्ट हो गया था जो अनिवार्य नहीं था, कि मतलब उसमें आपको बस लेना है कि और मार्क्स मिल जाते थे। बट मैं 5वीं तक चित्रकारी का जो एक सब्जेक्ट था वो अनिवार्य था जी। तो वहाँ से मैं जब जहाँ मुझे याद है कि मैं 3री 4थी क्लास में रहा हूँगा, तो एक छोटा सा फूल जो है वो मैंने बनाया था। तो वो उस समय कलर्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते थे, तो वैक्स कलर जो आजकल मोम कलर वाले जो कलर होते हैं, तो उनसे वो बनाया। तो हुआ ये कि जो इंसिडेंट मुझे याद है वो कि वो मैं बहुत सुंदर सा बना के लेके गया, और जब क्लास में लेके गया तो जब मैंने उसको खोला क्लास में दिखाने के लिए, तो पता चला कि वो किसी बच्चे ने नाखून से उसको खरोंच दिया। तो वो गंदा हो गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो इतनी मेहनत से मैंने बनाया, और मैंने शिकायत करी कि हमारे जो अध्यापक थे उनसे, कि मैंने कहा कि मेरा जो बनाया था, मैंने जो ड्राइंग बनाई थी वो किसी ने गंदी कर दी। तो बोले कोई बात नहीं है, तू और बना ले। बोले मैं इतना मतलब उसके डेडिकेशन के साथ किया था उसको कि दिल जो है उसे स्वीकार नहीं कर रहा था कि मैं कैसे बना, मैंने इतनी मेहनत से किया था। मैं घर आया और
मैंने पापा से भी बोला, मैं रोने लग गया कि मेरा इतना अच्छा जो फूल मैंने बनाया था वो गंदा कर दिया किसी ने। तो कोई बात नहीं है, वो मतलब एक चैलेंज हुआ मेरे लिए कि मैं नहीं, अब मैं इससे अच्छा बनाऊंगा, और वो बनाया। और मुझे जब अगले दिन सबको दिखाया तो कहते ये तो कल से भी बहुत अच्छा है। तो मतलब एक वो शुरुआत थी मेरी ड्राइंग की जो मुझे याद है, जहाँ तक वो शुरुआत जो है, जैसे जो आपने फूल वो अच्छा करने की जो एक थी, वो शायद अभी भी है, कुछ चीज कर जो भी कर रहे हैं। तो हम आपकी जितने भी चित्र देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो फूल भी नजर आता है, ऐसा लगता है शायद वो वही फूल है जो उस समय। हाँ, मुझे प्रकृति से, एक किसान का बेटा हूँ तो मुझे प्रकृति से बड़ा लगाव रहा है। और मैं खेतों में रहा हूँ, और वहाँ खेतों में वो जो खेती के जितने सारे काम होते हैं वो सब किए हैं मैंने। तो मैंने उन फूलों को, घास की पत्तियों को, फसलों को मैंने महसूस किया है। तो मुझे उन चीज़ों से खूब लगाव रहा है। और जो रंग मैं पकड़ता हूँ, वो धूसर कलर जो हम राजस्थान में बोलते हैं कि रेत का कलर जो होता है, वो खुरदरापन उसका, तो वो मुझे वो सब कुछ अच्छे लगते हैं। जी। और धौरों की धरती से आप निकल के बाहर आए हैं, वही जन्मे, वही पले बड़े। अब जब शहरों में आकर रहते हैं तो कितना अपने गांव को मिस करते हैं? क्या चीजें याद आती है वहाँ की? गांव की सुबह मैं मिस करता हूँ, जो हम 4 बजे उठ के खेतों में चले जाते थे, और जब सूर्योदय खेतों में होता था, और वो जो दूर तक जो दिखाई देता था वो शायद शहरों में कहीं नहीं दिखता। शहरों में सूरज दिखता है जब वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में, जब वो 8 बजे दिखता है तो वो ऐसा लगता है कि बासी हो चुका है। वो जो फ्रेशनेस और जो सौंधी सौंधी खुशबू जो थी वो मैं फील नहीं करता हूँ यहाँ पे। और जब बारिश होती है गर्मियों की बाद, और जो बारिश होती है और बारिश के बाद जो मिट्टी के अंदर से खुशबू जो आती है वो शायद शहरों में मुझे कहीं महसूस नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो शायद वो खेतों का खुले खुले खेत और वो प्रकृति वहाँ की जो है वो शायद यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलती है। हमारे यहाँ तो आर्टिफिशियल है, जब कूलर में पानी नया भरा जाता है तब उसकी वो जो वो आती है तो वो मतलब वो खुशबू जो है वो उसकी याद गाँव वाली खुशबू है। वो गाँव की खुशबू, वो गाँव में बहुत बड़ा कैनवस, एक तरह से यूँ कहें कि इतनी मिट्टी, एक छोटे बच्चे की उंगलियां होती है या फिर एक वो डंडी लेता है, उससे वो चित्रकारी करना शुरू करता है जो कि एक धरती पे बनाता चला जाता है। क्या ऐसे भी एक्सपीरियंस रहे ऐसे? हाँ, मुझे याद है हमारे यहाँ पे टीले बहुत बड़े बड़े हैं, और मैं खेतों में जाता था तो वो टीले, उसकी आंधियों से क्या रेत उड़ उड़ के इतनी ऊपर से बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो जाता था, और वो जब बारिश हो जाए और वो गीली सी होती थी तो मैं उसके ऊपर बड़े बड़े ऐसे पैरों से चल के या कुछ डंडी से, हाथों से ऐसे में कुछ ड्राइंग करता था। तो मैं उसको देख नहीं पाता था, मतलब इतना बड़ा टीले के ऊपर कर दिया तो मुझे दिखता ही नहीं था कि मैं कर क्या दिया। तो मैं एक ऊंचे से पेड़ पे चढ़ता था, फिर उसको देखने की कोशिश करता था कि मैंने जो बनाया वो सही है कि नहीं है। हेलीकॉप्टर व्यू हो गया। हाँ, तो वो हेलीकॉप्टर व्यू जो आजकल है वो मतलब मैं कोशिश करता था ऐसे कुछ बनाने की। और मिट्टी में तो जो सैंड आर्ट जो आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जो समुद्र के किनारे लोग बनाते हैं, वो उसमें हमारा बचपन बीता है कि हम बैठे बैठे गीली मिट्टी से और वो रेत के वो बनाते रहते थे, और फिर उसको कोशिश करते थे कि उसकी छत लगाते और फिर उसके पास में एक मंदिर भी बनाते। गांव में ये सारी चीजें खूब होती हैं। गांव घर बनेगा तो मंदिर भी बनेगा, कुआं भी बनेगा, जोड़ भी बनेगा, गाय भैंसे भी बनेंगी, ये सारी चीजें जो हम बनाते थे उसमें, पूरा तो वो क्रिएट करते थे, वो सब एक एटमॉस्फेयर बनाते थे कि पूरा कि ये सारी चीजें बनेंगी। और फिर उसमें बच्चों का ग्रुप होता था, वो कहानियां भी बनाते थे कि ये अच्छा ये वाला अब स्कूल चलते हैं, स्कूल का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया, ये सब कहानियां बनती थी। ये कहानियां बनती, लेकिन प्रज्ञा जब ये कहानियां छोटेपन में बनती चली जाती तो एक कहानी जो आगे जाके साकार होने वाली, जैसे आप जो चीज बनना चाहते हैं उसकी कहानी पहले से बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आप जो आज हैं उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे? रंगों से प्यार कैसे हुआ आपको? रंगों से प्यार तो बचपन से ही रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, तो उस समय ये है कि वो जो चीजें बचपन से मेरे अंदर रही हैं, जो मैंने महसूस किया है उनको, वो चीजें सारी मेरे सामने आई और वो हमेशा मेरे मन में रच बस रही है और रहती है हमेशा की। तो मैं उन चीज़ों से लगाव रहा, और वही रंग जो राजस्थान के रंग हैं वो मुझे खींचते चले गए कि ये
जैसे मुझे वहाँ के जो पहनावा था, उनके रंग, फूलों के रंग, और वो जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते थे। और शायद एक चित्रकार बनना शायद उन्हीं चीज़ों से मुझे आगे बढ़ाया है, उन चीज़ों ने। तो सुरेंद्र जी, किस तरह की पेंटिंग करते हैं आप, किस तरह के चित्र बनाते हैं? बचपन से हम लोग घरों के आगे शादी ब्याह में जो मानने बनाए जाते हैं, दोनों गेट के जो दोनों साइड में बनते हैं, रंगोली वहाँ पे बनती है, तो वो चीज़ें जो है जहाँ बनी हुई मैं देखता था कहीं, तो मुझे बड़े अट्रैक्ट करती थी। तो शायद शुरुआत वहाँ कहीं से हुई ड्राइंग के लिए। अच्छा। और मैं उन चीज़ों से बड़ा अट्रैक्ट रहा और वो बनाता था। तो मेरे अब के चित्रों में भी शायद वो है। हाँ, मैंने उसको थोड़ा मोडिफाई कर दिया है और चेंज किए हैं उसमें, जैसे वहाँ के जो मानने और रंगोली वो सारी चीज़ें थी वो है अभी भी, बट उनकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर दी है। और वहाँ के जैसे जो गाय के गोबर और से लीपते हैं जो, तो उन दीवारों का जो खुरदरापन जो होता है वो बड़ा ऐसे आप उसको फील करेंगे, टच करेंगे हाथ से, तो वो फील होता है कि हाँ कुछ है, टेक्सचर सा फील होता है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारा मैं मेरी पेंटिंग्स को फील करूँ, तो शायद वो कहीं मुझे नजर आना चाहिए। तो वही रंगोली और मारने और उन चीज़ों को मोटिव्स जो जैसे मुझे एक इस तरीके से जो बाजरे का जो पेड़ होता है, एक पौधा होता है, वो उससे सिट्टा जो होता है, उसकी पत्तियां जो होती है वो इस तरीके से स्ट्रोक्स वाली सी लगती हैं। मुझे बड़ा अच्छा सा लगता था, मेरे कुछ चित्रों में हैं भी वो, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो वो स्ट्रोक्स जो है एक तरीके से बड़ा शार्पनेस के साथ दिखता है। तो वो चीज़ें और फैलते हुए रंग जो ऐसे हैं, तो मुझे जैसे कुछ भी कई बार कपड़े धोते हैं घरों में, तो पानी में नील डालते हैं, तो नील डालते हैं तो वो पानी के अंदर वो जिस तरीके से घूमता है और दिखता है, और वो तो मुझे ऐसी चीजें जो है ना वो मैं करता रहता था ऐसे ही। तो इंक, पेन की इंक जो है गिलास में डाली और कप में डाली, उसमें देखा कि क्या कैसे कैसे वो घूम रहा है। तो ये चीजें जो है ना घुलते मिलते रंग जो है वो मुझे हमेशा से ही रहे। तो शायद एक शुरुआत वहीं से रही। और शुरुआत तो यहाँ से हो गई, लेकिन जैसे कई लोग शुरू करना चाहते हैं आज के जमाने में तो ज्यादा फास्ट हो गया। मैं 5वीं तक तो मेरे साथ चित्रकला रही, फिर उसके बाद 6ठी में आते आते चित्रकला सब्जेक्ट हट गया था हमारा। तो बट मेरे साथ ये रहा कि मैं उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता था। क्लास में पढ़ाए रहे हमारे जो अध्यापक जो पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं क्या करता था कि मैं बैठा बैठा ड्राइंग बना रहा होता था। तो बाई चांस कभी अध्यापक की नज़र पड़ती थी, कभी नहीं होती थी, तो एक बार शिकायत कर दी बच्चों ने कि देखो सर, हमारे मैथ के जो अध्यापक थे वो पढ़ा रहे थे, तो कहता सर ये जो है ना आपकी ड्राइंग बना रहा है। कहता मेरी ड्राइंग बना रहा है? कहता देखो सर, आपको कुर्सी पे बैठे बैठे इसने बना दिया है, ड्राइंग कर बना दी। जी। तो वो मेरे लिए एक शुरुआत थी, बट बच्चों ने शिकायत करी तो मैं डर गया। सर ने मुझे बुलाया और कहा कि नहीं, बहुत अच्छा बनाया है तुमने, और तुम बनाते रहो, और पर थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो। पढ़ाई में ठीक ठाक था तो डांट कम पड़ती थी, और इन चीज़ों से लगाव था। तो जैसे मैं 6-7 में था, तो 9-10 के बच्चों जो मेरे सीनियर हुआ करते थे, तो उनकी साइंस के प्रोजेक्ट और उनमें ड्राइंग करना, ये सब मैं करता था। तो सब टीचर जो थे उनसे इसलिए लगाव ज़्यादा हो गया था कि वो ये सब वैसे भी काम कर लेता है, और बड़ा अच्छा, कभी किसी का ये कर दिया ड्राइंग का काम, कभी ये कर दिया। और मेरी कॉपी जो है वो बड़ी सुंदर होती थी, तो किताबें बहुत गंदी होती थी। किताबें गंदी क्यों? किताबें गंदी होती थी कि उस समय ऐसा होता था कि किताबें क्या करते हैं, जब आप अगली क्लास में हो जाते हैं तो अपने से जो सीनियर एक क्लास होते थे उनकी किताबें ले लेते थे और जूनियर्स को दे देते। और जूनियर को दे देते। तो मेरी किताबें कोई लेता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी किताबें सबसे गंदी होती थी, उसमें दुनिया जान की ड्राइंग्स होती थी। अच्छा। वो जितने कुछ भी है, जैसे मुझे ए फॉर एप्पल है, तो जितना एक पेज के अंदर ए जो लिखा होता है, मैं सबके एप्पल बना देता था। अच्छा। वो कुछ समझ में नहीं आता था। और कॉपी बड़ी सुंदर होती थी, एक तो लिखना सुंदर होता था, और फिर उसके नीचे क्वेश्चन खत्म हुआ, आंसर के नीचे आकर के एक अच्छी सी लाइन करना। फिर उसके बाद उस समय यही होता था कि बहुत सारे कलर्स नहीं होते थे बच्चों के पास, कलरफुल पेन नहीं हुआ करते थे। तो रेड पेन से वो क्वेश्चन लिखना होता था, फिर उसका आंसर लिखना होता था अलग अलग। तो वो डेकोरेटिव करने का था मतलब। शुरू से जब ये डेकोरेशन इतना आ गया, लेकिन क्या एक क्योंकि ये अपने मन से था, पर इसको अगर शेप देना होता है तो गुरुओं की आवश्यकता होती है, एक स्कूल की आवश्यकता होती है, और
क्योंकि गांव में ऐसा परिवेश उस समय तो नहीं था, आजकल तो सब बच्चे समझने लगे, इंटरनेट पहुंचा है, सोशल नेटवर्किंग है। कैसे आपने फाइट किया, कैसे पहुंचे? वो चीज को बस यूं कहूंगा कि मैं लगन से लगा रहा और 8वीं तक मेरे गांव में स्कूल था, उसके बाद पास के गांव में मैं पढ़ने गया और वहाँ पे भी यही था। वहाँ पे सबसे खास मैं ये कहूँगा कि एक हमारी विज्ञान की अध्यापक हुआ करती थी, वो मुझे बड़ा प्रोत्साहित करती थी हमेशा से, क्योंकि मैं साइंस के जो प्रोजेक्ट्स करता था और जो कॉपी मेरी होती थी तो वो सबसे बोलती कि इसकी कॉपी सबके बाद में चेक करूंगी, नहीं तो तुम सारे डांट खाओगे, क्योंकि इसकी अच्छी होगी तो मेरे दिमाग में हो जाए कि मैं सबकी अच्छी अच्छी कॉपी देखना चाहूंगी। तो वो एक प्रोत्साहन हमेशा रहा, क्योंकि वो कहा करती थी कि मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और मैं भी करती थी जब मैं पढ़ाई करती थी। तो शायद 10वीं तक मैं खिंच गया ये लेके सब करके। फिर अगले 2 साल 12वीं तक के लिए मैं शहर में गया और वहाँ पे कोई चित्रकारी से संबंधित कोई काम नहीं होता था, बट मैं कभी जैसे स्कूल से घर पे जा रहा हूँ तो कहीं पेंटर काम कर रहे हैं तो मैं खड़ा हो जाता था और देखता था। वहाँ पे एक चित्रकार तो मैं नहीं कहूँगा, शायद वो पेंटर ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। वहाँ पे एक पेंटर था जो मैं उससे अक्सर मिलता था, बातें करता था, तो वो बताते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा पढ़े लिखे नहीं है तो ये सब कुछ लिखते कैसे हो? तो कहते भाई देख, मेरे लिए एक चित्र होता है, आप मुझे कुछ शब्द लिख के दे दो कि मेरे लिए चित्र है और मैं वैसा ही बना देता हूँ। तो वो दुकानों के आगे नाम लिखना, एडवर्टाइजमेंट करना, तो ये सारी चीजें वो कर देते थे जी। तो वो बड़ा कुछ भी नॉर्मल जो लोग लिखते थे वो उनसे बड़ा अलग लिखते थे। सीधे जैसे कोई किसी का राजस्थान लिखना है तो वो राजस्थान, सीधा राजस्थान तो लिख देते थे, पर उसके अंदर वो जो चुनरी वाले जो रंग होते हैं, वो जो बंधेज वाले जो डिजाइन होते हैं वो बनाते थे, वो कई जगह मैंने देखा। क्या बात है। तो वो बहुत अलग दिखता था मुझे। वो सारी चीजें जो थी वो कहीं न कहीं मुझे अपने आप के अंदर जो एक छोटा मोटा कलाकार था वो जिंदा रखना रह रहा था उससे। और फिर 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई का, कॉलेज में जाने का सोचा तो हमारे यहाँ पे राजगढ़ में एक मोता कॉलेज है, कहा कि मोता कॉलेज में बच्चे बहुत सारे जाते थे गांव के, अप डाउन करते थे जी। मेरा मन कभी नहीं आता था कि मैं मोता कॉलेज में एडमिशन लूं। घर वालों ने कहा कि वही यही कॉलेज है हमारे, तो सब गांव के जितने बच्चे आते हैं उसी कॉलेज में जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं ये सब कुछ पढ़ाई जो कर रहे हैं वो नहीं करूंगा, मुझे कुछ और सीखना है, अलग हटके चाहिए, कुछ और सीखना है। क्या सीखोगे भाई? मैं देखूंगा क्या सीखेंगे पता नहीं। तो ऐसे ही मैं बैठा रहता, तो मुझे कुछ नया सीखने का था। तो मेरे एक रिलेशन में चाचा जी हैं जो फोटोग्राफी का काम करते थे जी। तो उन्होंने एक दिन मिलने आए घर पे, तो उन्होंने कहा कि तू बैठा क्यों है, तू एक काम कर मेरे साथ चल और वहाँ फोटोग्राफी कर ले। फोटोग्राफी के उनके स्टूडियो में मैं चला गया। इंटरेस्ट वाली चीज थी और बड़ा कैमरों के साथ देखना, सीखना, समझना, वो सब करता। अचानक करते करते एक दिन कहते हैं कि वो वीडियो जो पहले बड़े बड़े वीडियो वाले जो कंधे पे रख के बना के होते थे, तो वो कहता है, मैंने कहा मुझे ये करना है। कहता तू नहीं कर पाएगा, रहने दे। नहीं मैं एक बार आप मुझे बता दो फिर मैं कर लूंगा। तो वो बताते हैं कि ऐसा कुछ है कि वो शोल्डर पे रख के जब आप वीडियो बनाते हो तो वो शेक करता है सबका जी। मैंने जब पहली बार बनाया तो वो बिल्कुल शेक नहीं किया, शायद मैं डरा हुआ था या किस वजह से, कि मैंने बड़े सावधानी से किया उसको जी। तो उन्होंने आसपास के 1-2 स्टूडियो वालों को दिखाया कि ये पहली बार इस लड़के ने कैमरा पकड़ा और बड़ा अच्छा है, देखिए मतलब कहीं से इसने मूवमेंट जो होता है वो शेकिंग नहीं है जी। चलो वो जैसी भी शुरुआत थी एक हम करते थे। हाँ, एक था कि फोटोग्राफी के एल्बम जब बनते थे प्रिंट आउट लेकर के शादी ब्याह के उसमें प्रोग्राम में मैं जाता रहता था। तो क्या होता था कि उस समय ये एडिटिंग और फोटोशॉप ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। ये 97-8 की बात है। तो हम क्या करते थे कि कुछ फोटो काट के और पीछे जैसे रेगिस्तान का सीन बना दिया, कुछ पहाड़ी सीन बना दिया, कुछ ऐसा बनाया और उसके ऊपर फोटो काट के पेस्ट कर देते थे दूल्हा दुल्हन की। तो वो डेकोरेटिव हो जाता था। तो वो बनना तब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको और बड़ा पसंद आता था जी। तो उसकी डिमांड भी हुई जी। और जैसे तैसे वो आगे बढ़ता गया। तो जब हम ऐसे ही काम करते रहे तो अचानक से एक दिन एक टीचर थे, उनका शादी का एल्बम बनाया हमने जी। तो उन्होंने देखा वो,
तो कहता है ये किसने बनाया है? तो उन्होंने बताया कि ये लड़का है, ये बनाता है ये। तो कहता है यार इसको यहाँ क्यों बैठा रखा है तुमने, ये तो इतनी अच्छी ड्राइंग कर लेता है और ये सारी चीजें बना रखे, तो इसको कहीं लगाओ, तुम क्यों फोटोग्राफी में इसको, शादी ब्याह में आंधी तूफान आते रहते हैं, घूमते रहते हो, तुम इधर उधर जाते रहते हो, तो इस लड़के को क्यों बैठा रखा है? तो ये टर्निंग पॉइंट माने आपकी, ये टर्निंग पॉइंट है जी, मैं कहूँगा वहां से। तो बोले कहाँ भेजे यार, यहाँ तो कोई आस पास में है नहीं। एक दो पेंटर को पूछा, वो कहते हैं कि लड़के को छोड़ दो, वो तो इससे भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि ये पेंटर के साथ साइकिल पे घूमता रहेगा, कहीं हाईवे पे जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, और सालों लग जाएंगे उसमें, तो ये कुछ नहीं सीख पाएगा। और सही मायने में वो जिंदगी मैंने देखी है पेंटर्स की, वो परेशान होते रहते हैं बेचारे, एक टूटा फूटा स्कूटर और कलर पेंट से भरा हुआ ऐसे कपड़े, और वो सब कुछ चीजें जो मैंने वहां देखी, वो मुझे उनकी कलाकारी मुझे अच्छी लगती थी, पर वो जो उनकी जीवन जो था, जीवन दिनचर्या थी, वो बड़ी समस्याओं से रहते थे। मतलब वो साफ सुथरे पेंटर जो होते हैं वो वाली श्रेणी में नहीं आते थे। तो उन्होंने बताया कि जयपुर में एक कॉलेज है जी, वहाँ मैंने मेरे बीएड के दौरान पढ़ाई करी थी, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कुछ प्रोजेक्ट्स करवाए थे। तो एक कॉलेज है शहर के अंदर, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ आप जाओगे तो वो लड़के सारे यही काम करते हैं, वो प्रोफेशनल कॉलेज है शायद, तो वहाँ लड़के बाहर जाओगे तो आप चाय की थरी पे बैठे बैठे ड्राइंग कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं वो। तो शायद मैं मेरे अंदर से वो जगह कि नहीं, मुझे वहां जाना है जी। तो मतलब क्या कहते हैं कि रातों की नींद उड़ जाना वाली कहानी हो गई थी कि मुझे जाना है वहां पे जी। तो जैसे तैसे मैसेज पापा के पास पहुंचा चाचा जी के थ्रू, और उन्होंने बोला कि भाई देख ऐसा है, मैं तो सीधा साधा किसान हूँ, कोई खेती से जितनी आमदनी हो जाती है, हम 3 भाई हैं, और पढ़ाई का खर्चा, और वो भी जयपुर जैसे शहर में जी, अपने तो बस की बात नहीं है, मेरे पास तो जयपुर का किराया ही नहीं है। चलो कोई ना, बोलो जैसे तैसे होएंगे, किराया विराया भी होएगा। एक स्कूल में कहीं मुझे काम मिला, जिसमें वो उस समय स्कूलों में अभी भी होते हैं शायद, गांव के स्कूलों में जो स्वतंत्रता सेनानी बना दिए, सरस्वती की मूर्ति बना दी, और कुछ स्लोगन टाइप का कुछ लिख दिया। तो इस टाइप का मुझे एक काम मिला, और पैसे पापा को भेजा जयपुर, वो आए। तो समस्या ये हुई कि ये 99 की बात है, और मैं 97 में 12वीं पास कर चुका था। तो वो 2 साल का एक एफिडेट का भी कुछ गैप हो गया था। तो वो एक एफिडेट बनाया, यहाँ के किसी से हेल्प ली, और वो एफिडेट बना, और फाइनली मेरा एडमिशन हो गया। बट वो एडमिशन की प्रक्रिया ये यहाँ चल रही थी, और फोन का कम्युनिकेशन 99 में इतना ज्यादा मोबाइल वाला नहीं था, कुछ लैंडलाइन हुआ करते थे जी। जैसे तैसे मेरे पास मैसेज पहुंचा, तो मतलब ये था कि उसको अचानक से मत बता देना, नहीं तो वो बच्चा है थोड़ा पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग ऐसे गाँव में सोचते हैं कि अचानक से कुछ बताओगे तो कुछ हो जाएगा, तो सपना सच होने वाली, सपना सच होने वाले। तो ये फिर ऐसा ये जो सपना जो है वो फिर मुझे जयपुर लेके आ गया। MFA जैसी डिग्री, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, और आपका गांव में एकमात्र MFA, बाकी सारे आर्मी और खेल के अंदर, ओलंपिक्स में अपने उस खेल गांव, मेरा गांव जो है मैं खेल गांव कहूंगा, मैं एक कलाकार हूं उसमें, वो ठीक है, बट मेरा गांव खेल गांव है। और सौभाग्य है मेरा, मैं कि ऐसे गांव में हूं, पैदा हुआ हूं, जहां अभी इस साल भी एक ओलंपियन गई है, सपना पूनिया जी, कृष्णा पूनिया जी ओलंपियन रही हैं, और वो तो मेरे गांव के हर घर में आपको राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी मिल जाएगा, मैं ये कहूँगा। क्या बात है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी 5-7 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। मेरा खुद का छोटा भाई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है डिगेटिवा में। और ज्यादातर आर्मी में टीचर बहुत हैं मेरे गांव में, बहुत सारे टीचर हैं। और मतलब ये कहेंगे कि पर खेल गए हैं हमारे यहाँ पे। एक ऐसा है कि बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो डांट पड़ती है गांव में, बट हमारे बच्चे ऐसे बच जाते हैं। जैसे मैंने फील किया, कहाँ गया था, ग्राउंड में गया था, ग्राउंड में क्या करें, तो सब समझ जाते हैं घर वाले कि हाँ ग्राउंड में गया तो भाग दौड़ के 1-2 साल में कामयाब हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये डांट से बचने का बहाना होता था, कहाँ गया था, ग्राउंड में गया था। तो सुरेंद्र जी, आपने बताया कि आपके जो गांव में जितने भी हैं लोग, वो खेल गांव कहलाता है आपका, सब इस स्पोर्ट्स फील्ड से। आप कला के फील्ड से हैं, डिफरेंट दोनों फील्ड्स हैं। जब आप अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं तो कैसा अपने आप को महसूस करते हैं? नहीं, वो चीजें शायद कहीं मैं बचपन में भी शायद मैं भी खेल से जुड़ा था, तो मेरे अंदर है
है वो, और मैंने एक मेरी पेंटिंग्स के अंदर भी खेल की सीरीज तैयार की। एक मैंने पेंटिंग मेरे जब गूगल शुरू हुआ तो मैंने गूगल मैप में देखा, मेरे गांव का व्यू देखा, और उसके ऊपर भी मैंने पेंटिंग्स बनाई। स्पोर्ट्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई, जो उसके अंदर मैंने खेल गतिविधियों को देखा। और फोटो ना करके मैं जैसे जाता है गांव जाता हूं तो देखता हूं कि कैसे खेल रहे होते हैं, तो उनके मूवमेंट कैच करता हूं और उन पे भी मैं काम करता हूं। हाँ, ये है कि एक बिल्कुल अलग फील्ड था। और 2005 में मैंने जब मास्टर्स डिग्री किया तो वो चूरू से पहला MFA हूँ मैं। अच्छा। चूरू डिस्ट्रिक्ट से, तो गांव ही नहीं, एक मेरे जिले की भी एक शान की बात है, क्योंकि उस समय MFA जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, और मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से पहला बैच शुरू हुआ था हमारा। ये साल माने तो बड़ा अच्छा था, स्टेट अवार्ड भी मिला 2005 में। 2006 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला, 5 में भी मैंने भेजा था, पर उस साल मुझे आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए अवार्ड दिया गया। राज्य स्तर का नहीं था वो, दिल्ली में नेक्स्ट ईयर वो मिल गया। लेकिन हाँ, तो 2006 में मुझे राज्य स्तर का जो पुरस्कार होता है वो स्टेट अवार्ड मुझे मिला। जी, आपने बहुत सारी अपनी विधाएं, क्योंकि आपकी चित्रकारी जो है अलग अलग विधाओं से घिरी हुई, आपने हर तरीके से कलर को यूज करना सीखा है। क्या क्या सीखना पड़ा, क्या क्या स्ट्रगल के दौर में क्या क्या चीजें, बड़ी दिक्कतें, परेशानियां हैं? देखो, दिक्कतें तो ये हैं कि एक गांव से जब लड़का आता है और शहर में आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें फेस करता है, बहुत सारा वहाँ जो कुछ नई चीज़ें भी सीखता है। हमारे कॉलेज में एक टीचर थे जो वो हमेशा ये कहा करते थे कि देखो, तुम जब गांव से जो लोग आते हो वो क्या करते हैं कि जैसे हम लोग कुछ लोग शहर में रहते हैं, तो उनको एक तो आने जाने का खर्चा नहीं देना पड़ता, रहने का खर्चा नहीं देना पड़ता, तो वो सारी चीजें तो उनको यही मिल जाती हैं। तुम लोग बाहर से आते हो, तुम्हें रूम किराए पे लेना पड़ता है, तुम्हें घर आने जाने का खर्चा देना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ना, तो 2-3 गुना ज्यादा महंगे होते हो तुम इनसे, तो उनसे 2-3 गुना ज्यादा सीखोगे तब तुम इनके बराबर compete कर पाओगे उनको। राइट। तो ये हमेशा से ये रहता था कि मैं क्लास में सबसे पहले आया था, तो मेरे अध्यापक जो जगमोहन जी हैं, जगमोहन माथुरिया जी, तो उनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी। तो मैं पीछे पीछे बैठा क्लास में, और क्योंकि मैं तो नया आया था और मुझे कुछ मतलब प्रोफेशनली मैंने कुछ ड्राइंग का सीखा ही नहीं था, जो कुछ था वो इंटरनली था। तो सब बना रहे अपनी अपनी ड्राइंग, आगे सामने एक स्टिल लाइफ रखी हुई, जो सामने कुछ वस्तु रखी जाती है, उसके चित्र बनाना होता है जी। मुझे कुछ नहीं आता था, कैसे मेजरमेंट होता है, कैसे उसको बनाया जाता है। इवन मुझे तो कोई ये कहे कि पेंसिल कैसे पकड़ी जाती है ये भी नहीं पता था जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बनाइए आप भी। सर मुझे तो कुछ नहीं आता बनाए कैसे। तो क्यों नहीं आता? मैंने कहा सीखने आए हैं। तो उन्होंने बहुत पहले शायद ये बात उनको कहीं से लगा होगा, और जब पहली ड्राइंग मैंने बनाई उसके बाद देखा, बोली या तो ये लड़का ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं क्योंकि चला जाएगा इस आबो हवा से, जितना तंग आकर के भाग जाएगा, या फिर ये कुछ करके निकलेगा। और जब मुझे 2003 में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला कॉलेज के एनुअल फंक्शन में, तो मैंने सबसे पहले सर को ही बोला कि देखो सर, भागा नहीं मैं, देखो मैं अभी तक टिका हुआ हूँ। तो शायद वो मुझे उस समय पहला बेस्ट था हमारा, और बड़ा लगाव है उनके साथ। और मैं कहूँगा कि जो बेसिक्स जितनी जो चीज़ें जो हमने उनसे सीखी कि क्या कहें कि जो सिद्धांत जो होते हैं कंपोजिशन के, जो ड्राइंग के जो बेसिक्स चीज़ें, वो शायद सबसे स्ट्रॉन्ग जो है उनका योगदान रहा उसमें। यूँ कहें कि आप मुझे एक एरिया बता दो कि यहाँ ये कुछ करना है और यहाँ कुछ ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है, तो अगले 2-3 मिनट में मैं निर्धारित कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ क्या करना है। तो ये शायद उनसे मेरे में आया। जी 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 जी। और पिताजी की बात करते हैं आपके, जैसे पूरे गांव में बच्चे अलग अलग खेलते थे, अलग अलग चीज़ों की बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपके पापा को पता था कि आपको क्या चाहिए, और ऐसे कलर्स भी आपके लिए जो आपने देखे नहीं थे आप तक पहुंचाए। हाँ, इंस्पिरेशन भी वो रहे। मेरे पापा उस टाइम पे कहीं पे जॉब किया करते थे, तो वहां से कोई आता था, कोरियर वोरियर वाली सुविधाएं नहीं होती थी उस समय। जब कोई छुट्टी गांव से गया हुआ कोई आता था तो इंतजार रहता था कि क्या आता है, तो कुछ खाने का सामान आता था, मीठी चॉकलेट और ये सब कुछ आता था, और कुछ पढ़ाई का पेन पेंसिल कुछ आ गया। और तो मेरे लिए एक अलग से आता था कि कुछ कलर्स आते थे नए। उस समय पोस्टर कलर मेरे स्कूल में मेरे पास ही हुआ
करते थे। क्या तो मतलब वो जो चीजें जो थी ना कि कहीं मुझे ये लगता था कि एक प्रोत्साहन है मेरे लिए। जी, और मुझे कभी किसी ने डांटा नहीं जी। मतलब शायद मैं जो ड्राइंग करता था तो मुझे घर पे या कोई भी मुझे देखता था तो हमेशा प्रोत्साहित करता, हाँ ठीक है, अच्छा किया है तूने। उनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी, पर वो एक प्रोत्साहन जो है बच्चे को मिलना जरूरी होता है। तो शायद वो प्रोत्साहन जो मुझे आगे खींच के लेके आया। जी, तो मुझे कोई डांट के बैठा देता तो शायद मैं नहीं कभी कर पाता। जी, लेकिन आप यहाँ तक पहुंचे, ये उसके पीछे बहुत से मतलब एक हम पूरे गांव का ही एक माने परिवेश। हाँ, मेरे बहुत सारे सीनियर जो हैं गांव के जो हैं वो हमेशा से ही मुझे प्रोत्साहित करते रहे हैं और नहीं तुम कर लोगे, कुछ करो आगे, और तुम्हारा नया फील्ड है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं यहाँ आया, तुम क्या हो गई, तो मैं तो कि मैं आर्टिस्ट बनने आया हूँ। तो गांव में आर्टिस्ट को कोई समझता ही नहीं है कि ये आर्टिस्ट क्या है भाई। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी क्या कर रहा है, मैंने थोड़े दिनों बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग की। भाई ये क्या है, अब की बार नया धंधा कोई शुरू कर दिया तूने, ज्वेलरी डिजाइनिंग। चलो उसके बाद मैं इनेमलिंग करने लग गया। ये क्या है भाई, ये तो सुना ही नहीं। तो उनके लिए सारी चीजें, इन सब की बातें करेंगे इस बीच, क्योंकि इतना सारा ज्ञान जो है हमको ही मिलने वाला, जानकारी इस बारे में मिलने वाली, कला की बात होने वाली। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान इतना बड़ा है जितना देखे उतना कम है। तो चलिए राजस्थान में खूबसूरत सी जगह लेकर चलते हैं प्रज्ञा सबको। चलिए बीकानेर चलते हैं। पधारो हमारे देश। ऊंट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी की अद्भुत कला है बीकानेर की उस्ता कला। विश्व भर में विख्यात है ये उस्ता कला। वरिष्ठ उस्ता कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी कला की ये परंपरा बीकानेर में निरंतर चली आ रही है। ऊंट की खाल पर कोरनी ही नहीं बल्कि उस्ता कला के अंतर्गत लाख से लेकर लकड़ी, पत्थर और कांच की चित्रकारी भी अद्भुत है। बेल बूटेदार असली सोने का उभरा हुआ काम इतना सुंदर कि बस देखते ही रहें। वाकई बहुत ही सुंदर है ये कला, पर उतनी ही सुंदर है यहाँ की लघु चित्र कला, यानी बीकानेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। बीकानेर की लघु चित्र शैली विश्व विख्यात है। बीकानेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की अनमोल धरोहर आज भी संजोए ये शहर कला को जैसे जीता है। बीकानेर लघु चित्र शैली का संपूर्ण विकास 1680 ईस्वी से हुआ माना जाता है। इस पर मुगल शैली का प्रभाव अधिक है। अतीत की समृद्ध कला से साक्षात कराती बीकानेरी चित्र शैली के इन चित्रों को देखें तो अतीत जैसे चुपके से हमारे सामने आकर संवाद करने लगता है। सच, ये कला ही तो है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को हमसे तिरोहित नहीं होने देती है। लोक आख्यानों पर आधारित कला की इस परंपरा में ढोला मारू की बनी मूर्तियां भी बेहद खूबसूरत हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सुप्रभात धरती धौरारी में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक युवा चित्रकार से। आज हमारे साथ है सुरेंद्र सिंह जी। जी सुरेंद्र जी, हमने पधारो हमारे देश में बीकानेर जाने से पहले बात कर रहे थे, आपके बीच में बात आई थी ज्वेलरी डिजाइनिंग का। हाँ। तो ये क्योंकि चित्रकारी फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग में अपनी पेंसिल दौड़ाना कैसे शुरुआत हुई, क्या जरूरत महसूस हुई कि अब इस और चलना है? जरूर। तो देखो, जब बीएफए की डिग्री पूरी हुई तो
शायद मेरे एक लगन थी कि मेरे कुछ सीनियर्स जो लोग उन्होंने बताया कि भारत सरकार जो है वो छात्रवृत्ति देती है और जब आप बीएफए की डिग्री कर लेते हो तो छात्रवृत्ति मिलती है वो। तो मैंने उस साल जब फाइनल ईयर में था तो मैंने कोशिश की पर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वहाँ पे मेरे ही जो सीनियर लोग हैं उनका काम इतना अच्छा था तो मुझे लग रहा था कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। बट अगली साल मेहनत की और मुझे वो छात्रवृत्ति के लिए मेरा चयन हुआ। जी। तो उसके साथ ये हुआ कि 2 साल मेरा मास्टर्स डिग्री पूरा हो गया, 2 साल तक वो छात्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद तो शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी होती है, तो घर वाले कही भाई अब तुम्हारी मास्टर डिग्री होगी, 6 साल तुम्हें जयपुर में रहते हुए कुछ खाने कमाने लायक बने हो कि नहीं बने। अच्छा। तो इस बीच में ये हुआ कि कुछ हमारे गांव के पास में एक मंदिर बना था जी। तो मंदिर में जो गांव के एक किसान थे उन्होंने काम किया, बनाया था वो। तो पिताजी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तेरा लड़का जो पेंटिंग वेंटिंग सीख रहा है वहाँ जयपुर में रह के तो हमारे मंदिर में भी कुछ बनवा दो, वो तो करता है अच्छा। अब यहाँ जयपुर में आकर के ठीक है बेसिक सारे क्लियर हुए थे, पर वो जो जिसको पोस्टर आर्ट भी कह सकते हैं कि जो देवी देवताओं के जो चित्र बनते थे कि वो बनाने वाली बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत धुरंधरी वाला काम होता है एक तरीके से, लगन हाँ वो उस तरीके से। तो पापा जी ने हाँ कर दी, उनको बोल दिया कि नहीं बना देगा वो। ना मुझे बोला गया कि भाई तुम्हें बनाना है, तो मैंने कहा मुझे कहाँ फंसा दिया। वो क्यों, तुमने सीखा है भाई, तुम बताओ लोगों को, दिखाओ यहाँ के लोगों को तुम क्या जानते हो क्या करते हो, ये इनको तो नहीं पता है जी। अब यहाँ तुम करके दिखाओगे तुम पता चलेगा। बिल्कुल। अब मेरे लिए बड़ा संकट का समय आ गया कि अब तो मतलब या तो आर या पार बताना पड़ेगा। तो जैसे तैसे काम शुरू किया वहाँ पे, और उन मंदिर जो था उसके अंदर देवी देवताओं के जो जितने लोक देवता हैं और हमारे जितने भी, तो मुझे जहाँ से जो पोस्टर जैसा मिला, छोटा बड़ा मिला जैसे भी हो, उसकी ड्राइंग करता और मैं सारा दिन वहाँ पेंटिंग बनाता था। तो इस बीच में मेरे एक कॉलेज से हमारे एक टीचर थे, उनका फोन गया कि भाई तुम कुछ एक ज्वेलरी कंपनी में मैं इंटरव्यू लेके आया हूँ जी, तुम्हारा एमएफए पूरा हो गया है, तुम ऐसे भटकते रहोगे, इससे अच्छा है कि तुम कुछ काम कर लो जी। और घर वालों के अभी तरफ से यही रहता था कि भाई तुम 6 साल पढ़ाई कर ली, कुछ कमाने धमाने लायक भी बने हो कि नहीं बने हो। तो एक रहता है लोग सबकी रहते हैं कि कुछ अर्निंग तो कहीं न कहीं से होगी, और घर में सबसे बड़ा हूँ तो थोड़ा सा घर वालों को भी एक उम्मीद रहती है कि लड़का बड़ा हो गया है और पढ़ाई भी कर ली है, अब तो कुछ कमाने धमाने लायक भी होए। तो वो एक शुरुआत वहाँ से ज्वेलरी में जो इंटरव्यू के लिए गए थे हमारे सर, उन्होंने मुझे बताया। तो मैं उनसे मिला आकर के जयपुर में, तो मैंने कहा सर मैंने बड़े कैनवास पे मुझे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि कॉलेज में भी जब मास्टर्स डिग्री कर रहा था तो मेरे अध्यापक विद्यासागर जी उपाध्याय जो हैं, मैं ऋणी हूँ उनका, उन्होंने एक बात जो मुझे कही थी कि तुम सरफेस को जितना कमांड कर सकते हो, तुम जितने कलर्स तुम स्प्रेड कर सकते हो जी, तो वो ही तुम्हें मतलब आगे जाकर के तुम पे कमांड कर सकते हो। तुम किसी चीज को अगर तुमने एक पर्टिकुलर एरिया जो दे दिया तुम्हें, अगर तुम उस पे कुछ कर सकते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो तुम्हें अगर उसी में कहीं अटक गए तो आगे बढ़ना नहीं होगा कहीं पे भी। तो वो एक आदत हो गई थी बड़े बड़े कैनवास करने की। तो मैंने आके उन अध्यापक जी से बोला कि सर देखो मैं बड़े कैनवास कर लेता हूँ, पर वो छोटे पेपर पे कहीं जा करके मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, तेरे कौन सा पकड़ के रख रहे हैं भाई, तुम जाओ, काम तुम्हें लगे अच्छा है तो कर लो। वो 2-3 महीने की जो ट्रेनिंग के लिए उनके पास मैं गया, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी ये चित्र तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि हाँ इनके रंग बड़े अच्छे हैं जी, आ जाओ तुम भी। तो वो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए 17-18 लड़कों का जो लड़कियों का एक ग्रुप था, वो इसलिए किया था कि इन्होंने की बोले जो फाइन आर्ट वाले होते हैं वो क्रिएटिव बहुत होते हैं जी, तो उनमें से कुछ वो नई चीजें निकल के आएंगी जो ज्वेलरी फील्ड में काम कर रहे थे, उनके इनोवेशन होएगा। चलो वो ट्रेनिंग भी होती रही, और वो जो 3 महीने की ट्रेनिंग में से 2 महीने ऐसे ही निकल गए। अच्छा। तो मेरा कुछ होता नहीं था, मेरा मन भी नहीं करता था, फिर साथ वाले भी ऐसे ही लोग करते थे, और मैंने सोचा था कि ये कैसे कर लेते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। तो जो हमें वहाँ जो सिखाने के लिए हमारी जो सीनियर थी उस कंपनी की डिजाइनर जो थी, उन्होंने बड़ा चैलेंज सा कर दिया एक दिन कि तुमसे मुझे बहुत उम्मीद थी, पर तुम तो बिल्कुल भी उस राह पे कहीं नहीं हो, और मुझे लग रहा था कि तुम कुछ कर पाओगे, पर ये
तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, इस चैलेंज में तो तुम फेल हो गए। तो मैंने कहा चैलेंज में तो फेल नहीं होगा मैम, देखते हैं करके दिखाते हैं क्या होगा। ये शायद कहीं से एक अंदर से यूं लगा कि नहीं ये कैसे बोला मुझे, और मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। तो 1 महीने में जो पोर्टफोलियो तैयार किया, और हमारे 18 लोगों में से 6 लोगों का चयन हुआ था, उसमें पहला चयन मेरा हुआ जी, क्योंकि वो 1 महीने का जो पोर्टफोलियो था उसी के बेस पे ही जी। और ये ज्वेलरी की शुरुआत हुई, और फिर 2 साल तक मैंने उसी कंपनी में काम किया। फिर कंपनी चेंज की, चैलेंजेस आते रहे, और जब मैं दूसरी कंपनी मैंने ज्वाइन की जहाँ, तो वहाँ ये जो था इनैमलिंग जो एक नई शुरुआत है, तो वहाँ मैं एज एन डिजाइनर अपॉइंट हुआ था, डिजाइनिंग भी करता था। बट एक नई शुरुआत उन्होंने किया कि वो ज्वेलरी के अंदर जो हमारी जो ट्रेडिशनल मीनाकारी जो इनैमलिंग, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये रियल ग्लास पाउडर होता है जी, पिसा हुआ एक लो टेम्परेचर ग्लास होता है। तो कलरफुल ग्लास आते हैं बोटल्स में, हम देखते हैं वो इस तरीके, वो वही मीनाकारी में होता है। तो वो पाउडर जो है वो एक धातु के ऊपर रखा जाता है, और जो सोने और चांदी में जो होता है वो काम जी, और उसको भट्टी में 750-800 डिग्री पे पकाया जाता है। अच्छा। तो वो जो पकता है तो वो ग्लास मेल्ट हो जाता है और वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाता है, और वो उस फ्यूज हो जाता है, उसके ऊपर चिपक जाता है जी। तो ये मीनाकारी है। अच्छा अच्छा। तो वो ज्वेलरी में मैंने देखी कि ये मीनाकारी वाला है, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्या है क्या ये? तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मैं कहा सर की जाए, वो लोग करते, नाथद्वारा में हमारे राजस्थान में होती है बहुत सारी चांदी पे मीनाकारी, तो वो पीस मैंने देखे थे। तो वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि छोटी छोटी जगह होती हैं, उनके ऊपर काम करो, और वो मतलब जो उनकी ब्यूटी जो आती थी वो बहुत शानदार होती थी। किसी ने इस बारे में ये भी कहा था आपके लिए कि इन कांच के टुकड़ों पे अगर आप काम करोगे तो 1700 साल बाद भी अगर कहीं से निकलेगा ये टुकड़ा तो आपका नाम आएगा। वो क्या हुआ था कि मैं ये इनैमलिंग सीखने के लिए मुंबई में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे गया। तो वहाँ पे मिस्टर विवेक दास जो वहाँ टीचर थे, और जे स्कूल ऑफ आर्ट के फैकल्टी रहे, तो वो इनैमलिंग सिखाते थे वहाँ पे। तो वो 4-5 दिन का ही कोर्स था, मतलब 1 वीक का कोर्स था वो, जिसमें से 5 डे वीक होता था। वहाँ 2 घंटे की क्लासेस होती थी। तो उन्होंने बताया कि जब ऐसे ही क्यूरी होती है नई स्टूडेंट्स के, एज एन स्टूडेंट ही गया हूँ मैं वहाँ पे, तो मैंने पूछा सर ये काम आगे क्या है, फ्यूचर क्या है इसका, जब मैं करने तो आ गया हूँ। तो कहता देखो ऐसा है, जब सालों बाद में जब प्रलय होएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो कांच जो है नेचुरल तरीके से अगर पृथ्वी में कहीं दब जाता है, रह जाता है, तो वो 1700 साल तक खत्म नहीं होता है। अच्छा। और अगर तुमने कुछ पेंटिंग बना दी तो बेटा तुम तो आगे इतिहास में आ जाओगे। मैंने कहा सर कैसे? तो बोले ये जो पेंटिंग है ये 1700 सालों तक खराब नहीं होने वाली, कहीं जाएगी, धूल मिट्टी लगेगी, साफ करके फिर फ्रेम कर लेगा कोई न कोई, और जब वापस से जब उसको जमीन में से खोदा जाएगा, निकाला जाएगा, तो तुम्हारी पेंटिंग तो ऐसी निकलेगी, अमर हो जाएगी, अमर हो जाएगी। तो अगले जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें तो मतलब वो एक मजाक की सी जो बात थी, वो मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी दे गई कि ये ऐसा कुछ काम किया जाए शायद। तो शायद वो ज्वेलरी से पेंटिंग में वो चीजें जो है वो बड़े सरफेस पे उनसे ही आपकी उस पेंटिंग की मैं बात करना चाहूंगा जिसके लिए आपको स्टेट अवार्ड मिला था, और उसमें आपने जो राजस्थान का प्रचलित दरख्त है, एक पेड़ है, उसको बयान किया था, और उसके जरिए एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया था, वो बताएं। वो मैसेज ये था कि मैंने एक खेजड़ी के पेड़ हमारे खेतों में खूब होते हैं, तो उसकी जो छाल जो होती है, जैसे उस पेड़ को हम पकड़ते हैं तो वो एक खुरदरापन जो महसूस होता है, और आप जो आजकल बड़ी एक्यूप्रेशर की योगा की बातें करते तो वो उससे दबाते हैं तो उससे वैसा फील होता है, फील आता है। तो वो जो उस पेंटिंग में मैंने वो बनाया था, उस के अंदर जो डेप्थ होती है, और बाहर से उसके डेप्थ में कलर डार्क होते हैं और बाहर से वो कलर, तो वो मैंने बनाया था उसके अंदर। और एक मैंने वाइट कलर का एरो उसके अंदर तीर जो दिखाया था, वो गर्मी सर्दी को लेकर के दिखाया था कि वहाँ हमारे चूरू में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दी भी बहुत होती है। जी। तो वो गर्मी सर्दी जो है वो सब वो पेड़ सहता है। अच्छा। बट आप गर्मी में जाके उसको फील करो तो भी वो वैसी फीलिंग देता है,
उसका जो आप टच करते हो तो वो जो फीलिंग, और सर्दी में जाओगे तो वही वैसी ही फीलिंग है। मगर हम देखें तो प्रज्ञा के वजह से बिल्कुल बाजू में यही वाली तस्वीर नजर आ रही है, वो रखी है। तो वो मैंने अपने अंदर से जो एक फील था कि वो मैंने उसको बनाया, तो उस खुरदरेपन को और उस टेक्सचर को जो मैंने बनाया और वो एरो जो था वो मैंने गर्मी का एक वो मैंने उसके ऊपर दिखाया था। तो वो उसमें ये था कि मतलब मेरा मैसेज जो था वो ये था कि वो पेड़ जो है गर्मी सर्दी कुछ भी हो, वो अपना जो अपनी फीलिंग्स जो है वो छोड़ता नहीं है। तो शायद हमारे रिश्तों में भी ऐसा ना चाहिए, हम चाहे कैसे ही हो, हम चाहे गुस्से में हो, मतलब आप प्यार से हो, बट हम किसी के लिए फीलिंग नहीं बदलनी चाहिए हमें। हम मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा दोस्त आपसे मिलने आता है, आप गुस्से में हो, तो मतलब आपके साथ उसका जो रिश्ता है वो वैसा ही होना चाहिए। आप गुस्से में हो तो आप वो आपका पर्सनल है, मतलब मौसम कैसा भी हो इंसान सेम रहना चाहिए। इंसान की फीलिंग्स नहीं बदलनी चाहिए जो किसी एक के लिए होती है। बहुत गंभीर बात है वो इस तस्वीर में छुपी हुई बात। हाँ, तो वो एक शायद वो उस मैसेज के कारण ही वो अवार्ड की तरफ आप गए। हाँ जी सुरेंद्र जी, आपने ज्वेलरी डिजाइनिंग की बात की, तो ज्वेलरी जो होती है, गहने जो होते हैं, महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह के अभी ज्वेलरी ट्रेंड में है, किस वेदर के अकॉर्डिंग किस तरह की ज्वेलरी वियर करनी चाहिए? राजस्थान तो गहनों के लिए बहुत जाना जाता है, इतना पॉपुलर है। हर तरीके के रजवाड़ों में जो ज्वेलरी बहुत फेमस है, और अपने आप में यहाँ पे मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार वाले बहुत सारे लोग हैं। थेवा ज्वेलरी का नाम सुना होगा, जो मतलब जो इनेमलिंग से ही रिलेटेड है। थेवा जो होता है वो ग्लास के ऊपर मेटल होता है, और इनेमलिंग जो है मेटल के ऊपर ग्लास होता है, उल्टा होता है। तो वो वही है कि ग्लास के ऊपर फ्यूज किया जाता है मेटल को। वो थेवा जो बड़ा बारीकी से कटिंग होती है उनकी, ये भी। तो ये ट्रेंड तो ज्वेलरी में तो देखो आप, हमारे यहाँ पे कितनी आदिवासी जातियां भी राजस्थान में बहुत रही, जो गहनों से सजी हुई मिलेंगी आपको। मतलब चांदी के इतने बढ़िया कारीगरी होती है उनके अंदर, अच्छी। हाँ, आजकल के ट्रेंड की अगर बात कर रहे हैं तो आजकल फैशन का जमाना है, और ट्रेंड पूरा जो है, सोने और चांदी की कीमतें बहुत ऊंची हैं, तो सबके लिए बस की बात नहीं होती। बट ये जो ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी है, और फैशन और आम जो घरेलू महिलाएं भी होती हैं, वो मतलब जो नया ट्रेंड आ रहा है फैशन ज्वेलरी का, उसमें स्टील ज्वेलरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। सबसे ज्यादा जो है स्टील ने कब्जा किया है उस इंडस्ट्री में, और नए डिजाइन, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, तो वो कुछ नया इनोवेटिव देते रहते हैं। ये इनोवेशन अच्छी है, और इससे लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रज्ञा, कि कोई कलाकार है और वो समाज के लिए जीता है। जब नेपाल में वो त्रासदी हुई थी, भूकंप वाला था, उस समय आपने अपनी तस्वीरें जो थी वो एग्जीबिशंस लगाई थी, कुछ लोगों ने मिलकर फिर सारा पैसा आपने उनके लिए पहुंचाया। फिर नेपाल भी आप गए थे, इसके बारे में बताएं। वो एक शुरुआत हुई थी, हमारा एक ग्रुप था, और उस ग्रुप में हमने ऐसे ही चर्चा की अपने मित्रों से कि यार नेपाल में एक ऐसी त्रासदी हुई है, और हम लोग चाहते हैं कि हम कलाकार लोग मिलके कुछ करें उसके लिए। तो बोले कि हम कलाकार लोग हैं भाई, हम तो क्या कर सकते हैं, हम हमारी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगा सकते हैं, जो कुछ क्योंकि पैसा इकट्ठा होगा वहाँ है। तो वो हमने दिल्ली में DC आर्ट गैलरी एक वहाँ उनके साथ मिलके एक शो किया, और जयाप्रदा जी उसकी ओपनिंग करने के लिए आई थी। तो वो बड़ा अच्छा शो रहा, और उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट का काम बिका, और वो सारे काम जो है वहाँ पे भेजा गया। फिर वही नेपाल आर्ट काउंसिल के साथ हमारा एक तरीके से संबंध जुड़ गया उनके साथ। फिर अभी पिछले जून में जो है उनके साथ उन्होंने इनवाइट किया हमको, और वहाँ हमने एक शो किया, और मतलब वहाँ जाकर के पहला लग रहा था, हालांकि नेपाल को हम लोग कोई विदेश नहीं कहते हैं, कि वो तो एक घर का सा लगता है, पर वहाँ जाना एक लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। और वही यही अपनी देसी मुद्रा जो है, ये सब कुछ चलता है वहाँ पे, पर वो मेरे पास अभी भी है, वो नेपाल गया तो उनके नोट। ये सबसे मेन बात है कि एक समाज को आर्टिस्ट बहुत कुछ देता है, अपनी कला तो है, ये कला के जरिए कुछ अर्जन होकर अगर वो समाज में लगाता, ये बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सर, कलाकार जो होता है, हम लोग टाइम जो होता है उसमें उनको ये लगता है कि मुझे सुबह बनाना चाहिए, शाम को
आपके हिसाब से कोई फिक्स टाइम है तब आप अपना काम करते नहीं, पहले जब कॉलेज टाइम में थे, पढ़ाई करते थे, तब तो लगता था कि कुछ ज़रूरत है, और अब सारी चीज़ें सीख ही है और सीखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख लिया है जी। तो हम यही चाहेंगे अब एक काम, मैं जो प्रोफेशनल फील्ड में हूँ, तो इसलिए कि हाँ, बस अब एक चीज़ होनी चाहिए कि काम करना सबको आ रहा है, रंग लगाने भी आ रहे हैं, और कौन सा रंग लगाना है ये भी पता है, पर अब जो आजकल जो मॉडर्न की अगर बात करें तो एक डेडलाइन होनी चाहिए बस। जी, डेडलाइन होनी चाहिए, और हमारी भी डेडलाइन समय की होती है। और अब थोड़ा समय का भी ध्यान रखते हुए आप बहुत अच्छा लग रहा था हमें बात करते हुए, समय ऐसे ही निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आप यहाँ पर आए। सुप्रभात धरती द्वारा। थैंक यू सो मच। तो अब प्रज्ञा कहाँ चला जाए? चलें तो चलते हैं, पहले लोकगीत लेते हैं, उसके बाद आपको न्यूज की ओर लेकर चलेंगे। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास, प्रज्ञा को नमस्कार। नमस्कार।